नमस्कार, स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे MiG-21 की विदाई की। इस मुद्दे पर बात इसलिए क्योंकि आसमान में भारत का रक्षक और भारतीय वायुसेना का गौरव सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 26 सितंबर 2025 को चंडीगढ़ एयरबेस से आखिरी बार उड़ान भरेगा। 6 दशकों तक हर युद्ध, हर मोर्चे और हर मुश्किल में साथ निभाने वाला ये लड़ाकू विमान MiG-21 अब सेवा से विदा हो रहा है। विदाई की तैयारियां से जाहिर होता है कि ऐसी विदाई दुनिया में किसी एयरक्राफ्ट की शायद ही कभी हुई हो। MiG-21 ने भारत की एकता, अखंडता, रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत के पहले सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 ने 1965, 1971 और 1999 के कारगिल युद्ध में भारत की ताकत को दुनिया के सामने रखा। ऑपरेशन सिंदूर में भी MiG-21 ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है MiG-21 की विदाई के मौके पर भारतीय वायुसेना के पूर्व अफसरों से लेकर इस विमान के पायलटों की आंखें नम हैं। MiG-21 की कहानियां, इसके पायलट्स की बहादुरी और इसके मिशंस हमेशा भारतीय वायुसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। इसलिए मुद्दा आपका में आज हम बात MiG-21 की विदाई और इससे जुड़े विभिन्न पहलुओं की करेंगे। चर्चा करने के लिए 2 खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सेवानिवृत्त एयर मार्शल फिलिप थॉमस जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फिलिप थॉमस जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सनसेट टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे रक्षा विशेषज्ञ सेवानिवृत्त एयर वाइस मार्शल OP तिवारी जी से। OP तिवारी जी, आपका भी स्वागत है सनसेट टीवी पर। और फिलिप थॉमस साहब, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है, MiG-21 की विदाई का जो मौका है, जो अवसर है, इसे आप कैसे देखते हैं और जो MiG-21 की यात्रा रही है उस संदर्भ में आपका क्या कहना है? सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और जैसे आपने बताया, अगर हम MiG-21 का जो दौर है इंडियन एयरफोर्स में, अगर उसको देखें तो इट इज अ लाइफ टाइम, इट इज सर्व द लाइफ टाइम ऑफ इंडियन एयरफोर्स। सो 1963 से लेके अभी 2025 तक 63 years to be precise, more than 60 years. It's more than the lifetime of the Chief of Air Staff who retires at the age of 62. So from that angle, if you look at it, the aircraft has seen generations of fighter pilots passing through its portals and also flying it. And जैसे आपने बताया, 65 से लेके अभी तक 2025 तक सारे skirmishes हो या ऑपरेशंस हो या युद्ध रहा हो, MiG-21 ने अपना गौरव दिखाया है। सो ये एक, जैसे आपने बताया था इस मीटिंग के पहले, एक भावुक अवसर है ये हम सब। और मैंने MiG-21 अपनी शुरुआत, फाइटर फ्लाइंग की करियर शुरू की। मेरे जैसे बहुत सारे ऑफिसर्स ने अपनी करियर शुरू की है इस जहाज पे, MiG-21 पे जी। सो हम सब के लिए तो ये बहुत ही इमोशनल एंड नॉस्टैल्जिक मोमेंट है। और इसको हम ऐसे कह सकते हैं, इट इज सीन, इट्स नॉट ओनली बीन द बैकबोन ऑफ इंडियन एयरफोर्स, बट इट इज बीन द मेन स्टे ऑफ इंडियन एयरफोर्स जी। एंड इट वुड हैव कंटिन्यूड टू डू इट्स रिक्वायर्ड रोल्स बिकॉज द लेटेस्ट एयरक्राफ्ट, द बाइसन, इज अ हाईली कैपेबल अपग्रेडेड प्लेटफॉर्म. You can call it a 3.5 generation. The only aspect which limits it is its ability to stay in the air for a longer duration because of non-availability of air-to-air refueling capabilities. Otherwise, even today, it has potent capabilities, and the whole veteran lot, okay, all of us who have flown this aircraft are really very, very sad to see it going to do its final journey tomorrow. We are eagerly looking forward. जी बिल्कुल फिलिप थॉमस साहब, जैसा आपने कहा, एक भावुक पल है, और भावुक पल जो भारतीय वायुसेना के पायलट्स हैं उनके लिए तो है ही, लेकिन साथ ही मैं ये समझता हूं कि देशवासियों ने भी अगर MiG-21 की इस यात्रा को देखा हो कि किस प्रकार से MiG-21 ने भारतीय वायुसेना ने भारत की रक्षा में अहम भूमिका निभाई है, तो जाहिर तौर पे हर कोई गर्व भी करेगा इस क्षण पर और उसकी आंखें भी नम होंगी। OP तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं इस क्षण को, इस विदाई का जो समारोह है MiG-21 का, क्योंकि यह सिर्फ एक विमान नहीं था जैसा कहा जाता है, यह साहस की आवाज,
शक्ति का प्रतीक और भारत के आसमान की ढाल था। आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूं। ये एक्चुअली इंडियन एयरफोर्स का एक बैकबोन रहा है जी। देखिए, पहले किसी कैजुअल बात करें कि फाइटर एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स MiG-21 ही कंसीडर होता था। तो मैं MiG-21 के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। भारत के पास टोटल 870 से ज्यादा कुछ एयरक्राफ्ट थे। एट पीक पे हमारे पास 400 जहाज थे और 19 स्क्वाड्रन थे। मतलब पूरा बैकबोन इसी का मिग का बना हुआ था। अब मिग की डिजाइन देखिए, एक छोटी सी फॉल्ट जैसे कम टाइम के लिए फ्लाई कर सकता था, थोड़ी इंड्योरेंस कम थी। अदरवाइज इन्होंने 1953 में रशिया ने डेवलप करना शुरू किया था और 16 जून 1955 में पहला एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हुआ था। आज ये विश्व में सबसे ज्यादा कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट MiG-21 ही प्रोड्यूस हुआ, 10,700 से ज्यादा। प्लस ये बहुत लंबा टाइम तक इसका प्रोडक्शन नहीं चलता आ रहा। इतना मास प्रोडक्शन हुआ था कि MiG-21 बिकम ए वेरी पॉपुलर एयरक्राफ्ट इन ऑल ओवर द एयरफोर्स। देखिए, सबसे पहले इसकी फाइटिंग कैपेबिलिटी हमने कोरियन वॉर में देखी थी जी। उन्होंने अमेरिकन कई जहाज डाउन कर दिए थे। इसके अलावा यम किपुर वॉर में भी MiG-21 काफी यूज हुए थे। तो MiG-21 को करीब 60 कंट्रियों ने खरीदा है, 60 देशों ने इनको खरीदा था। और भारत ने इसलिए खरीदा कि पूरा ही फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर था और प्लस हमारी जो असेंबली लाइन थी HAL में सारी शुरुआत होती थी एंड इट बिकम ए बैकबोन ऑफ एयरफोर्स। जैसा जोसेफ साहब बता रहे थे भी कि हमेशा लोगों को अटैचमेंट था। मैं तो जैसे जब कैनबरा फ्लाइंग जब कर रहा था उस समय तो एक मिक्स स्क्वाड हमारे बगल में था। मैं मिक्स से एसोसिएटेड नहीं रहा, लेकिन उन लोग भावनाएं और उससे जिक्र करते थे, बहुत कुछ हम सीखते थे एंड सेटिस्फेक्शन। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट 82-83 की बात कर रहा हूँ, गोरखपुर में तो साथ थे। तो बड़ी अच्छी भावनाएं थी और हम कई कंबाइंड एक्सरसाइज भी किया करते थे, बहुत अच्छा लगता था। लेकिन खाली भारत के अलावा ये विश्व में सबसे सफल जहाज रहा है। और ये देखिए, इनिशियली जो बना था उसमें थोड़ा सा फ्यूल टैंक इनकी आगे की तरफ थे। इसका यूज होता था कि जब फ्यूल थोड़ा कम हो जाए तो यूज करना एफिशिएंसी कम हो जाती थी। इसको मॉडिफाई इन्होंने अगले वर्जन में किया। भारत ने कई वर्जन फ्लाई किए हैं। मेन था बाइसर, जिसकी बात बता रहे हैं कि 3.5 वर्जन एयरक्राफ्ट है, बहुत ही मॉडिफाइड है। तो मिग पहले वाले वर्जन थे, हमने 213 में उनको हमने यहां से विदा कर दिया था बिकॉज थोड़ी बहुत एक्सीडेंट, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन मिग 20 जो है अभी कल जा रहे हैं आपके पास, एक बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देखे एंड 20 वाज किसी भी कंपेरेबल था। इसको हमने कारगिल में जैसा था, कारगिल में भी देखा था और ये बालाकोट के बाद जो एक्सीडेंट हुआ था वो भी 20 था, जिसने जाके उनके F-16 को गिराया था। अभिनंदन जी को सभी सहमत है। तो ये एक बहुत बड़ा फोर्स रहा है, एक बहुत बड़ा लॉस होगा बिकॉज की जब मास नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट हो तो इसके कई एडवांटेज होते हैं जी। खूब सारे जहाज है तो आप कभी एक चार डाउन है, किसी का कुछ इक्विपमेंट डाउन है, किसी का कुछ इक्विपमेंट आके सर्विसिबिलिटी डेटा मेंटेन कर सकते हैं। ट्रेनिंग करना भी आसान होता है, क्वालिफिकेशन भी लोगों की आसान होती है। तो इनकी जो हमारी ऑपरेशन कैपेबिलिटी है, एक टाइप के इतने ज्यादा जहाज रहे तो भारत की एफिशिएंसी, प्रोफेशनल एफिशिएंसी बहुत आगे बढ़ी जाती है। तो ये एक बहुत ही बढ़िया एक रहा हुआ है। अब इस तरीके के जहाज कैसे कब रिप्लेस होगा, अभी नए एयरक्राफ्ट कब आएंगे ये देखना है। जी, बताएंगे इसके काफी, बट इट हैज बीन अ वंडरफुल एयरक्राफ्ट, अप्रिशिएटेड। सारे विश्व में इसको अप्रिशिएट किया हुआ है और बाइसर एक मॉडिफाई करके बहुत ही इंपॉर्टेंट जहाज बनाया गया। जी बिल्कुल, इस पहलू पे भी मैं बात करूंगा कि MiG-21 की विदाई के बाद आगे का जो फ्यूचर है इंडियन एयरफोर्स का वो क्या होगा, इसको भी समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलिप थॉमस साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूं, दुनिया में तमाम एयरक्राफ्ट आते हैं चले जाते हैं, लेकिन MiG-21 की ऐसी विदाई जिसकी तैयारी चंडीगढ़ में भव्य रूप से की गई है, आंखें नम हैं, हर कोई भावुक है, गर्व कर रहा है, गर्व की अनुभूति हो रही है, ऐतिहासिक पल है, ये क्यों? ऐसी क्या खूबी थी MiG-21 में? वो कौन से ऐसे क्षण हैं जो आपको याद आ रहे हैं? इसका सबसे पहले कारण मैं ये बताऊंगा कि अगर हम हिस्ट्री ऑफ इंडियन एयरफोर्स को अगर क्लोजली वॉच करें तो 13,000 पायलट्स, उस 13,000 पायलट्स में से ऑलमोस्ट 4,500 पायलट्स आर फाइटर बैकग्राउंड के हैं जी। उस फाइटर बैकग्राउंड में से ऑलमोस्ट 2,500, दिस आर रफ एस्टिमेट अगर मैं बताऊं तो ऑलमोस्ट 2,500, 2,300, 2,500 पायलट्स हैव फ्लोन द MiG-21। जैसे मार्शल तिवारी साहब ने बताया, वेरियस वेरिएंट्स है, टाइप 77 से लेके बाइसन तक, अराउंड 4 फाइटर वेरिएंट्स। ट्रेनर्स को अगर लगाए तो मोर देन 4 वेरिएंट्स, ऑलमोस्ट 6 to 7 वेरिएंट्स कह सकते हैं। So in variants को almost Indian Air Force के 2,500 pilots have flown this. जी. Flown this aircraft. That is almost like 1/6 of the Indian Air Force has flown this aircraft.
सो इट इज बाउंड टू बी वो इसमें कोई आशंका ही नहीं है कि ये हम सब के लिए एक बहुत डियर एयरक्राफ्ट होता है. वी ऑल्सो से आवर वाइफ्स समटाइम्स गेट जेलस व्हेन वी से आवर फर्स्ट लव इज द MiG-21. When you meet any MiG-21 pilot, he will very proudly say, "My first love is the MiG-21." जी. And why is it? Why is it so? Because that is the aircraft on which majority of the Air Force fighter pilots have, I would say, cut their milk teeth. So it's actually like that. When you're a young 20-year-old and you fly the aircraft which has the highest takeoff speed and the highest landing speed. It is the most difficult aircraft to fly actually. It is a demanding aircraft to fly. और अगर उसकी mastery हो जाए, तो you are the best in the world. So, extremely potent aircraft, very difficult to master, but once you have mastered it, it is a potent weapon in the hand of the pilot. So that is one of the main reasons why it is a very emotional and nostalgic moment for the entire Air Force. So, and Russians produced it. Russians खुद surprised है कि उन्होंने जो as way back as 1950s, mid 50s में जो और early 50s, mid 50s में जो उन्होंने R&D से ये डिजाइन किया इस एयरक्राफ्ट को for a specific task. The task जिसके लिए उन्होंने इसको प्रोड्यूस किया था, that was to shoot down the spy planes, which would fly at a very great height. So it was designed as a high-speed interceptor with a single mission of getting airborne, launching the missile and shooting down the spy plane. From that stated objective of then USSR, why this aircraft was manufactured by them, to the time when Cold War happened and the spy plane stopped, and then India was in the need of a fighter aircraft and we chose MiG-21. From that moment onward till now, it has served its purpose and more. I'm using this word more. There was a time, हमें अगर replacement की जरूरत थी, अगर MiG-21 को replace करना था, so that moment was actually in the mid-90s to early 2000s. उस समय भी अगर वो गैप अगर किसी एयरक्राफ्ट ने फिल किया इंडिया के लिए और बहुत बखूबी से फिल किया, वो था MiG-21 BIS जो कहते हैं टाइप 75 BIS, उसका जो अपग्रेड किया और उस अपग्रेड में भी HAL, हमारे टेस्ट पायलट्स इंक्लूडिंग रशिया, इट्स एन इंटीग्रेशन ऑफ वेरियस सिस्टम्स एंड द बेस्ट सिस्टम्स. So all agencies, whether it was like I mentioned, whether it was our test pilots, whether it was HAL or whether it was BEL, all agencies which were involved in creating that MiG-21 Bison, it is actually creditable that we were able to sustain and fill the gap for good about 15 years. I very proudly say that we were able to do this job. And that is the reason why इसकी विदाई को इतना अहम माना जा रहा है. इसमें ना सिर्फ इंडियन एयरफोर्स के फाइटर पायलट्स इन्वॉल्व है, इसमें HAL वाले इन्वॉल्व है, बेल वाले इन्वॉल्व है, हम वो भी इक्वली भावुक है इसके बारे में. आई एम क्लोजली एसोसिएटेड एंड फ्रेंड्स विद मेनी ऑफ द साइंटिस्ट, मेनी ऑफ द सीनियर पीपल इन दीज टू ऑर्गेनाइजेशंस. दे आर इक्वली इमोशनल अबाउट द वाइंड अप. दैट इज व्हाई it is an unprecedented moment in the history of fighter flying. That's what I would say. जी बिल्कुल, मैं समझ सकता हूं आपकी बातचीत से, आपके संवाद से कि MiG-21 की जो यात्रा रही है, दरअसल उससे प्यार क्यों है, इस क्षण पर हर किसी को गर्व क्यों है, आपने बताया उसके बारे में. लेकिन मुझे ऐसा लगता है OP तिवारी साहब कि देश की स्वतंत्रता के बाद 1963 में भारतीय वायुसेना में MiG-21 शामिल हुआ. 1965 की लड़ाई और उसके बाद 1971 में ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है, बाकी आप बताएंगे कि 71 की लड़ाई में MiG-21 की भूमिका ने दुनिया का नक्शा बदल दिया. नक्शा मैं इसलिए कह रहा हूं कि बांग्लादेश का उदय हुआ पाकिस्तान से विभाजित होकर. आप कैसे देखते हैं उस मूवमेंट को, उस युद्ध को और MiG-21 की भूमिका को? देखिए, इसके पहले बताना चाहूंगा, देखिए ये पहले टाइप के सुपरसोनिक जेट आ रहा था, तो भारत पायलट्स गए थे, वो पहले उन्होंने MiG-15 और MiG-17 में वहां ट्रेनिंग की थी. और पहला स्क्वाड जो बना था विंग कमांडर दिलबाग सिंह के अंडर बना था, जो बाद में चीफ बने, एयर चीफ बने. इसकी हिस्ट्री वहां शुरू होती है. देखिए 65 का वॉर टाइम में इसका इंडक्शन काफी नहीं हुआ था. हमारे पास जहाज कम थे,
ट्रेन भी ज्यादा लोग नहीं हुए थे, तो बहुत ज्यादा यूज नहीं हुआ। हमारे उसमें तो हंटर से बहुत ज्यादा काम किया था, हंटर और कैनबराज ने जी। बट 71 में ये हमारा मेन हथियार था, सब कुछ हमारा यही था। ये सैबर जितने भी जो अपने पाकिस्तान के जो भी एयरक्राफ्ट की बातें करते थे, सबको गिराया इससे मार के। ठीक है, ये बहुत मजबूत था। और ये देखिए, हम बात करते हैं कि मतलब 71 ईयर बांग्लादेश तो खाली कर गए, लेकिन इस एयरक्राफ्ट ने वेस्टर्न पाकिस्तान में जाके इतना डिस्ट्रक्शन किया था, दैट वाज एक और रिस्पॉन्सिबल, एक और जिम्मेदार चीज थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान बैकफुट पर आया। कि हम तो बांग्लादेश में कर ही रहे थे, लेकिन जब मिग-21 के जो स्ट्राइक्स हुए थे और जाके इंटरसेप्ट करके वो जहाज उन्होंने पाकिस्तान में जो गिराए थे ना, तो उनको लगा था कि ज्यादा लंबा खींचेगा तो हो सकता है पाकिस्तान में चला जाए। तो इस तरह की इसका हिस्ट्री पे कवर बहुत कम है कि भाई पाकिस्तान ने हमारा जो 71 में जो इन्होंने सरेंडर किया था, इसके ज्यादा सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, सबसे ज्यादा मेन कारण ये भी था कि वहां कमजोर पड़ रहे थे जी, जहां उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। उनके कराची सब जगह जहाज पे बॉम्बिंग हो गई थी, कहां अंदर घुस के चले गए थे। तो उस समय 71 में बहुत ज्यादा अत्यंत इसका इन्वॉल्वमेंट रहा है और एक बहुत बड़ा एसेट रहा है हमारे पास। उसके बाद भी देखिए, टारगेट टाइम में भी इससे काफी अच्छा काम किया। एंड अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट वन पायलट बिकॉज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज दे वर एक्टिव एंड यू हैड, हमारे पास अलग कंपल्शंस थे कि उधर जाके फ्लाइंग नहीं करना था। इवन तो सबसे कमाल की बात हुई थी बालाकोट, जो अमेरिका में नहीं सोचा था जी, F-16 को मार गिराया जाके। तो इसका अटैचमेंट, और जिस तरीके से इसे, जब हम ये फिलिप साहब बता रहे थे कि जब हमें जहाज की जरूरत थी, तो ये बैकबोन बना। बाइसन ने हमारा मजबूत दिया। जब हमें सरकार को और जहाज खरीद के रिप्लेस करना था 1990s में, उस समय जब हमें जरूरत महसूस हो रही थी, तो इस तरीके से हम लोगों ने, एयरफोर्स के लोगों ने, क्रेडिट टू फिलिप्स आल्सो, ये भी पार्ट टू दैट, कि इन लोगों ने सबका प्लान करके, जब गवर्नमेंट नहीं खरीद रही है तो हमें अपना मजबूत कैसे रखना है। अगर वॉर होती तो इंडियन एयरफोर्स जाकर तो नहीं किया कि हमारे पास जहाज नहीं है, हमें तो लड़ना ही है। इसका उदाहरण मैं 47 का भी देना चाहूंगा कि जब इंडिया आजाद हुई थी ना, काफी पुराने जहाज, वर्ल्ड वॉर 2 के जहाज पड़े हुए थे कानपुर में, तो हमारे इंजीनियर्स ने कुछ पायलट से मिलकर 2 स्क्वाड तो उससे क्रिएट कर लिए। तो हम तो माहिर रहे हैं। अभी देखिए, इसमें भी सैम जो थे, अभी सिंदूर ऑपरेशन में हमारे जो पुराने मिजाइल थे, सैम पुलिस बताएंगे वो कितने काम आए। भारती साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हमने कोई बहुत सारी चीजें नहीं की, पुरानी चीजों को भी यूज किया। तो ये एक उदाहरण था देश के लिए। इसी तरीके से हमारा मिग भी रहा है। तो इसमें हमारी खासियत और काबिलियत और जो विल पावर है, वी हैव टू अप्रिशिएट आवर पायलट्स एंड हमारी लीडरशिप का, जिन्होंने इस तरीके का माहौल बनाया और हमने इसकी एफिशिएंसी और ये पायलट्स ने रिजल्ट भी दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण रहा है जिस तरीके से निछावर। एयरफोर्स, हमारा इंडियन एयरफोर्स एक एग्जांपल है विश्व में सारे एयरफोर्स के लिए जी, एक उदाहरण सेट कर दिया है। इवन सिंदूर में तो एक उदाहरण सेट कर दिया बड़ा सा, कि कुछ ही को उम्मीद नहीं थी। हमने क्या, उन्होंने कहा स्नाइपर से भी हमने कुछ ड्रोन गिराए थे। भारतीय एयर मार्शल भारती ने कहा था ये तो जो यूक्रेन और रशिया में और किसी देश में नहीं हो रहा, भारतीय एयरफोर्स ने किया। तो वी हैव टू गिव मिग-21 को कैसे यूज किया, किस तरीके से उसको मॉडिफाई किया, किस तरीके से रशिया की हेल्प ली, किस तरह HAL को मॉडिफाई किया, और ताकि हमारा एक बैकबोन बना रहे और हम फाइटिंग फोर्स बने रहे, कैपेबल रहे, ताकि दोनों फ्रंट हम फेस कर सकें। तो मिग-21 इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण, एक हमारी एक मतलब मेन सोर्स रहा है जी। इसका क्रेडिट ऑब्वियसली यू हैव टू गिव द Phillips will give more elaborate on this, Ashwat, what I have said now. जी, if I can just mention one, आपने बताया था अगर कोई ऐसा एक पर्सनल एग्जांपल अगर आपके मेरे दिमाग में अगर हो तो जी। मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। I and few of my young colleagues फ्रांस में थे, 2007 की बात है, और हमने जो टी शर्ट पहना था, शर्ट पहने थे, उसपे हम मिग-21 के लेपल पिन्स थे हमारे। सो आई रिमेम्बर वो इंटरनेशनल एक्सरसाइज था, तो यूएस के एक पायलट ने आके हमसे पूछा कि दिस इज फिश बेड, ना, इसका नेटो नेम है फिश बेड। सो हमने बोला यस वी आर फिश बेड पायलट्स। So that young pilot said, "Can I shake hands with you? Because I want to shake hands with fishbed pilots." So this is the image of MiG-21, and I'm talking of not too far back, 2007 के एक इंसिडेंट बता रहा हूँ, फ्रांस में इंटरनेशनल एक्सरसाइज में there were Western pilots who just wanted to meet and shake hands and exchange notes with pilots who had flown fishbed. So that is the image of the MiG-21 even today. Among the contemporary fighter pilots in the world. So I thought I'll just mention this incident. जी, जी बिल्कुल। फिलिप थॉमस साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, मिग-21 तो विदा हो रहा है,
इसके बाद क्या जो भारतीय वायुसेना की जरूरतें हैं, तेजस की बात की जा रही है, आप कैसे देखते हैं जो अगला चरण होगा? MiG-21 ने भारत की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भारतीय वायुसेना को उस पर गर्व है, देश को गर्व है, लेकिन आगे कैसे वो गैप को कैसे भरा जाएगा? आप क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये गैप जरूरी है कि ये गैप फिल किया जाए, उसमें कोई दो राहें नहीं है. एंड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दैट वी गॉट फ्रॉम द मीडिया इटसेल्फ इज दैट प्रोबेबली रफाल शायद आए. अगर मेरा व्यू अगर है इसमें, तो रफाल ही आना चाहिए. द रीजन इज नॉट बिकॉज इट इज द बेस्ट एयरक्राफ्ट. देयर इज नो डाउट इट इज द बेस्ट एयरक्राफ्ट एट प्रेजेंट that is there. It has proven itself in Ops Sindoor. The other reason is we already have 2 squadrons of Rafale, and it is always better to induct the same platform. जी. That is one. Second, like I brought out, it has operationally proved itself that it is a very, very potent aircraft. The need of the hour is an aircraft which has standoff capabilities, which has a electronic warfare suite, which is capable of meeting all sorts of requirements that is there in our sphere of influence. Our sphere of influence, whether it is to the west or to the north. So from that point of view, the urgent requirement is the gap filler is definitely more Rafales is my very frank view. From the time Tejas Mark 2 comes up, Mark 1A, Mark 2 and AMCA comes up, which is there in the pipeline, and it is a matter of years. Definitely, no aircraft can be produced in overnight or within a year or two. But the seeds have already been sown. हमारे आत्मनिर्भर भारत की जो जर्नी है, उसमें अगर देखें तो AMCA project is on its way. There are issues about getting a proper engine. And the interim, I'm very 100% sure the government will find its way to fill that interim gap with some foreign vendor, who will provide the engines. And our own engine technology is going to pick up. Is my firm belief. So this brief period or this brief gap has to be filled by more aircraft which are the 5th generation aircraft, 4.5 to 5th generation aircraft. So immediate requirement is to get a 4.5 generation aircraft, which in my view is definitely the Rafale. जी, बिल्कुल. ओपी तिवारी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा इस मुद्दे पर, क्योंकि MiG-21 की जगह तेजस की बात है कि तेजस वायुसेना का प्रहरी बनेगा, देश का प्रहरी बनेगा, और तेजस से बहुत उम्मीदें भी हैं. मेरा दूसरा सवाल आपसे है कि अगर बात हम पाकिस्तान की करते हैं, जाहिर तौर पे MiG-21 ने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में बहुत, चाहे कोई भी मोर्चा हो, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. लेकिन अब बात केवल पाकिस्तान तक नहीं है. मैं आगे बढ़ना नहीं चाहता, लेकिन इशारा मेरा आप समझ रहे होंगे. अगर 2 फ्रंट वार की बात मैं करूं या उससे अधिक, उसकी तैयारी के संदर्भ में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज ही CDS ने एक स्टेटमेंट दिया है कि 1962 में एयरफोर्स अगर यूज हुआ होता तो रिजल्ट कुछ अलग होता है. तो मैं उससे 2-3 स्टेप आगे जाना चाहूंगा. जी, कहने हमारे कई पहले वाईसी थे, वो भी काफी स्टेटमेंट दे चुके हैं इसके ऊपर. देखिए, 1962 वॉर के पहले 61 में कैनबरा हमारे पास एयरक्राफ्ट था, इसके हम फोटो रिकी क्या करते थे. विंग कमांडर जेबनाथ थे, उन्होंने पूरा तिब्बत एरिया का सारा फोटो लाके दे दिया था. सब कुछ हमारे बस पे था वहां पर. इसके अलावा देखिए, हमारे जो एयरफील्ड्स थे वो सी लेवल पर 200 या 300 फीट सी लेवल के ऊपर थे. तो उसका एडवांटेज ये होता है कि एयरक्राफ्ट मैक्स पेलोड लेके टेक ऑफ कर सकता है. फ्लाइंग कम था, सपोर्ट लोड कैरिंग कैपेसिटी 5 टन है, तो 5 टन का बॉम्ब लेके जा सकता है, और 5-6 मिनट की फ्लाइंग टाइम में वहां ड्रॉप करके वापस आ जाएगा. जबकि ये चाइना के पास फैसिलिटी नहीं थी. चाइना के जो एयरफील्ड से 10,000 एयरफील्ड पर थे, 10,000 फीट पर थे, उनकी लोड कैरिंग कैपेसिटी हुआ रिड्यूस टू 1/3, 1/3 कम हो जाता था. तो एयरफोर्स को तो हम बिल्कुल न्यूट्रलाइज कर दिया होता. तेजपुर में बेचता, हमारा हाशीबारा बेचता, एयरफोर्स अगर यूज किया होता, तो मैं 2 स्टेप आगे जा रहा हूं कि रिजल्ट कुछ अलग होता, पर्टिकुलरली इस अरुणाचल सेक्टर में. अभी जिस तरह से, जिस खामियों से हमारी फौज हमेशा शर्म के आती है, 62 हम हार गए, वो रिजल्ट बिल्कुल अलग होता. अपने विजडम में सरकार ने इसको नहीं यूज किया था, क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा.
अब चाइना नाराज होगा, हम एयरफोर्स यूज करेंगे, तो अब हारना मजबूर था लेकिन जाना नाराज था। अभी देखिए जिस जहाज की बात हो रही है, जिसमें फिलिप साहब से बिल्कुल सहमत हूं कि राफेल हमारे पास आनी चाहिए। जिस तरह सैफरन इंजन का हमारे पास अगर पूरा कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत हो जाती है, तो सैफरन इंजन एक बहुत महत्वपूर्ण इंजन होगा, बिकॉज हमारे पास सब कुछ है। स्टेल्थ का भी हमने डीआरडीओ ने डेवलप कर लिया है, एलॉय डेवलप कर लिया है। दो ही तो चीज होती है स्टेज 5 के लिए, खाली एक्सेप्ट इंजन को छोड़ के जो हाइपरसोनिक जहाज स्पीड दे सकता है, एयरफ्रेम हमने डेवलप कर लिया है। और जो जितने रडार्स और जो कंप्यूटराइज सिस्टम है, कंप्लीट सिस्टम है जो 10, ये सब कुछ है। राफेल आएगा तो राफेल विल बी अ टेस्ट बेड फॉर दैट इंजन। तो राफेल नंबर ऑफ एयरक्राफ्ट नेवी में भी आ रहा, हमारा जिस तरीके से मिग 21 ने हमारा काम किया था, उस तरीके से राफेल भी हमारे लिए एक बैकबोन बन जाएगा। अब प्लस राफेल में सारी चीजें हैं जो हमें क्या चाहिए। हमें अभी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, बिकॉज हमें तो बॉर्डर के इधर से गिराना है, हाइपरसोनिक बहुत दूर तो नहीं जाना है। तो राफेल इज एज गुड एज ऑलमोस्ट अ 5th वर्जन एज पर द एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट है। हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट के अनुसार राफेल एक 5th जनरेशन के बराबर है, बिकॉज हमें तो क्या लीजिए। अब उस हेल्प से अगर राफेल जब आ जाएगा, और तो कावेरी इंजन का भी प्रोजेक्ट अच्छा आगे बढ़ेगा, वो भी अच्छे इंजन बना लेगा, और सैफरन इंजन के साथ जो बनेगा, तो हमारा जो भविष्य होगा अनदर 10-20 ईयर्स, 5th-6th जनरेशन सब कुछ यही प्रोड्यूस होगा, एंड विल बी अ बिग सप्लायर टू ऑल ओवर द वर्ल्ड। जी जाहिर सी लेकिन आएगा जरूर। जी जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत का संदेश है, खासतौर से रक्षा के क्षेत्र में भारत ने आत्मनिर्भरता के साथ जो करके दिखाया है, उसे अब दुनिया भी मान रही है। ऑपरेशन सिंदूर की तरफ मेरा इशारा है कि जिस तरह से भारत की रक्षा सेनाओं ने जो जवाब पाकिस्तान को दिया, जो आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त किया, उसे पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन मिग-21 की कहानियां, इसके पायलट्स की बहादुरी और इसके मिशंस हमेशा भारतीय वायुसेना के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखे जाएंगे। फिलिप थॉमस साहब, आपने संसद टीवी से बात की, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओपी तिवारी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद संसद टीवी से बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार। To watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.